हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड कब आपके जीपीयू के प्राइसिंग नॉर्मल होंगे, क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं आपकी जीपीयू की प्राइसिंग को, और कब आप अपना पीसी बिल्ड नॉर्मल जीपीयू प्राइस पे कर पाओगे, इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। और आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा मतलब कि आपके जीपीयू के प्राइसिंग कब नॉर्मल होने वाले हैं, कब आपको जो है वो अपना पीसी बिल्ड करना चाहिए, और कब जो है वो क्या रीजंस इसके पीछे हैं जिससे आपके जीपीयू के प्राइसिंग इतने बढ़े हुए हैं। ऑल्दो मैं जानता हूं कि आपको रीजंस पता ही होंगे वैसे तो, बट स्टिल बहुत सारे रीजंस हैं, उनको हम जो है वो इलेबोरेट करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इन रीजंस के बीच में कंफ्यूज्ड है। तो इन सभी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि इस चैनल के बारे में जान लो, और चैनल के बारे में अगर तुम जान चुके हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक है, वहाँ से कुछ भी शॉपिंग करो, चैनल को सपोर्ट मिलता है। नाउ नाउ शुरुआत करते हैं कि जीपीयू के प्राइस एक्चुअली में बढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे तीन चार रीजन है। पहला रीजन तो देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोग बोल रहे हैं माइनर्स की माइनिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसीज हो रही हैं, ये सब वो सब, ये एक रीजन हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ माइनर्स इसका रीजन नहीं है जिस वजह से आपके बिटकॉइन वगैरह की प्राइस जो बढ़ रही है ना, इस वजह से आपका नहीं बढ़ रहा जीपीयू के प्राइसिंग, ये रीजन नहीं है। दूसरा सबसे मेजर इशू है वो है शॉर्टेज। और शॉर्टेज जीपीयूज की शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है कंपोनेंट्स की, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज। अब रॉ मटेरियल से मेरा क्या मतलब है? रॉ मटेरियल से मेरा मतलब है कि जो आपके जीपीयू बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं ना, चाहे वो आपके वीआरएम की मॉसफेट्स हों, चाहे वो आपके कैपेसिटर्स हों, चाहे वो आपके सोल्डरिंग के जो बीजीएस हों, चाहे वो आपकी पीसीबी हो, चाहे वो आपका कोई भी एक एक कंपोनेंट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो कैपेसिटर्स नहीं है या फिर वीआरएम की कोई एक मॉसफेट नहीं है, अब ग्राफिक कार्ड बनाना है तो भैया बिना वीआरएम में बिना कैपेसिटर के थोड़ा ना ग्राफिक कार्ड तुम बना लोगे, उसके अंदर भी तो लगती है वीआरएम। या फिर फॉर एग्जांपल मान लो पीसीबी नहीं है, तुम्हारे पास जीपीयू का कोर है, सब कुछ है, लेकिन पीसीबी नहीं है, या फिर पीसीबी के अंदर जो तुम्हारा सोल्डर बॉल्स होती है वो नहीं है, या फिर किसी भी एक कंपोनेंट की शॉर्टेज हो गई, तुम जीपीयू मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते अपना। तो इन सब चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, और उस शॉर्टेज के पीछे मल्टीपल रीजंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेमोरी शॉर्टेज हो रही है, आपकी जो GDDR6X मेमोरी है उसकी शॉर्टेज पड़ गई। अब सिर्फ जीपीयू को क्या करोगे तुम, ग्राफिक कार्ड में मेमोरी भी तो लगानी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ग्राफिक कार्ड में, और इन सब चीज़ों में अलग अलग चीज़ों की जो है वो यहाँ पे कई सारी चीज़ों की शॉर्टेज पड़ रही है। और ऐसा इंडस्ट्री में कई सोर्सेज बता चुके हैं कि इन शॉर्टेज की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो जो है वो डिले हो रहा है। ये तो हो गए रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज। और आप तो आजकल जानते ही होंगे कि ताइवान में जो है वो पानी का कुछ इशू आया था बीच में, और फिर वहाँ पे जो है वो तुम्हारी बीच में जो है वो भी हाल फिलहाल में ये भी सुनने को आया था कि तुम्हारे कई वीआरएम के जो कई कंपोनेंट्स हैं उनमें जो है वो बीच में शॉर्टेज का इशू जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ना केवल इतना, बल्कि अभी हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ सुनने में आई थी कि भाई जो है वो एनवीडिया जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डिमांड देख रहा है मार्केट में, और वो जो है वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही ना। तीसरा रीजन क्या है? तो तीसरा रीजन जो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका सप्लाई चेन इशू। ना सप्लाई चेन इशू का क्या मतलब है? सप्लाई चेन का इशू का मतलब ये है कि मान लो ग्राफिक कार्ड बन रहा है ताइवान में, आप रहते हो इंडिया में, ठीक है, और वहाँ से कहाँ से क्या सामान आ रहा है? अब ताइवान में जो ग्राफिक कार्ड बन रहा है उसका कुछ सामान चाइना से आ रहा होगा, फिर कुछ सामान आ रहा होगा कहीं से, फिर वो ताइवान में असेंबल हो रहा है, फिर ताइवान से असेंबल होकर फिर वो आ रहा है इंडिया में, इंडिया में भी वो किसी पोर्ट में आएगा, फिर वहाँ से वो आपके घर आपके शहर पहुँचेगा। तो ये पूरा सप्लाई चेन का जो इशूज़ है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर किस तरीके से कार्ड हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कैसे शिप हो रहे हैं, कितना टाइम उसमें लग रहा है, वो सब भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। और ये जो कोविड आपका जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें जो है वो इन सब चीज़ों में डिले आ रहा है। मतलब कि अब तुम जानते हो कि रॉ मटेरियल्स को पहले फैक्ट्री पहुंचाना, वहाँ पे तुम्हारा जीपीयू रेडी होगा, फिर वो जीपीयू को रेडी करके जो तुम्हारी कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीज़ है, फिर उस कॉरस्पॉन्डिंग कंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ पहुँचाना, उन सब चीज़ों में डिले आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया डिले। मैंने बोला कि आपको सप्लाई चेन जो कंस्ट्रेंट है। अब इस डिले के बाद भी जो हमारा चौथा रीज़न है वो पहुँचता है हमारा कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर तक। आप डायरेक्टली फैक्ट्री में या शिप से जो कार्ड आ रहे हैं वहाँ जहाज़ के आगे जाके तो खरीद सकते नहीं हो कार्ड, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे आएंगे, दुकानों पर आएंगे। अब ये दुकान वाले क्या करते हैं कि इससे पहले वो आपके पास आए, वो लोग इसको जो है वो बेच देते हैं माइनर्स को, या फिर वो लोग रख लेते हैं अपने गोडाउन में और बोलते हैं हमारे पास कार्ड नहीं है। इनके पास कार्ड्स होते हैं पर ये बोलते हैं हमारे पास कार्ड नहीं है। ठीक है, तुम बोलोगे कि भैया देख लो 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, प्लीज़ मेरे लिए कार्ड दे दो। तो बोलेगा हाँ चलो एक काम करता हूँ, मेरे पास एक आखिरी पीस बचा हुआ है। ठीक है, रखे उसके पास 100 पीस होंगे, पर वो बोलेगा एक आखिरी पीस बचा हुआ है। ठीक है, और उसके वो फिर वो तुमसे 2-3-4-5 हज़ार या 10,000 पता नहीं कितने एक्स्ट्रा मांगेगा।
अब आपको लगेगा कि भाई पूरे मार्केट में बेचारे इसी के पास एक आखिरी आखिरी पीस बचा हुआ है, चलो एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद लेते हैं इससे, ठीक है। और ऐसा गेम वो हर किसी के साथ खेलते हैं। और यहाँ पे ये भी नहीं, आप में से कई लोग तो सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, माइनर्स एक साथ मल्टीपल ग्राफिक कार्ड लेते हैं, 10 20 50 100। और जो बड़े माइनर्स होते हैं तो वो तो भैया पता नहीं कितने लेते हैं। और जिन लोग को लगता है इंडिया में माइनिंग नहीं करते, उनको मैं बता दूं कि भैया देखो, इंडिया में एज फार एज आई नो, मेरे सामने जब नंबर्स आए थे, तो वर्ल्ड का जो टोटल क्रिप्टो एक्सचेंजेस, मतलब जो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी तुम्हारे ट्रेडर्स वगैरह है ना, उनमें आई थिंक 10% जो है वो इंडिया जो है वो इंडियंस उसके अंदर है, एज फार एज आई नो, अगर मैं डेटा सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इंडिया में जो है वो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वो है, आपने शायद ना सुना उस चीज़ का, लेकिन माइनिंग जो है वो होती है यहाँ पे। मैंने खुद माइनिंग फार्म्स देखे हैं जिसमें हज़ारों ग्राफिक्स कार्ड लगे रहते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि यहाँ माइनिंग नहीं होती इंडिया में, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। माइनिंग होती है और दबा के माइनिंग होती है, ठीक है। आपने भले देखा नहीं होगा, बट होती है। अब आपको लगता होगा कि भाई माइनर्स का क्या है, घूम फिर के बात माइनर्स पे आ जाती है। माइनर्स जो है वो आपके जो ग्राफिक कार्ड होल्ड करके बैठे हैं, और अब जो है वो इथीरियम जो ये लोग माइन करते हैं, वो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बीच में जो है वो इथीरियम जो है वो बंद हो जाएगा माइन होना, और उसके बाद जो है वो आपको ग्राफिक कार्ड सस्ते देखने को मिलेंगे ना। यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, ठीक है, एक छोटा सा कैच है। लेकिन उस कैच को बताने से पहले मैं आपको पूरी समरी बताता हूँ। समरी क्या है कि आपके ग्राफिक कार्ड के रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, मतलब कि जो सामान कंपोनेंट्स ग्राफिक कार्ड को चाहिए होता है वो नहीं बन रहे, ठीक है। डिमांड वैसे ही ग्राफिक कार्ड की ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी शिपमेंट विपमेंट है ग्राफिक कार्ड की, सप्लाई चेन वगैरह, इसमें जो है वो इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। फिर उसके बाद जब कार्ड आते हैं फाइनली तुम्हारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, तो वो लोग इसको माइनर्स को बेच देते हैं, या फिर वो जो है वो तुम्हें देते नहीं है, महंगे प्राइस में देते हैं, बिकॉज उनको पैसा कमाना है, ठीक है। अब घूम फिर के तुम्हारी बात आती है माइनर्स पे। अब मैंने जैसे कि बोला, इथीरियम में लोग बोल रहे हैं कि जो है वो माइन होना बंद हो जाएगा, उसके बाद जो है वो माइनर्स अपने ग्राफिक कार्ड मार्केट में बेच देंगे, सेकंड हैंड मार्केट में बेच देंगे, और सेकंड हैंड मार्केट में फिर तुम्हें सस्ते मिलेंगे, और तुम्हें जो करंट ग्राफिक्स कार्ड है वो बहुत अच्छे प्राइस पे देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा इशू है कि इथीरियम का जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि जो लंदन हार्ड फोक आने वाला है, जो आने वाला अपडेट है वो है लंदन हार्ड फोक। और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी गैस फीस है वो जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी इथीरियम में, और जो है तुम्हारे माइनर्स हैं उनको रिवॉर्ड वगैरह का सिस्टम जो है, मतलब वो काफ़ी हद तक उसको ठीक करेंगे। और उसके बाद जो है वो साल में तुम्हें इसी साल इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव हो जाएगा, और प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव होने का मतलब है कि तुम्हें माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी इथीरियम के लिए। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, ये तो हो गया ऑन पेपर कि तुमने ये सुना है, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ होने में कैसा टाइम लगता है। पहली बात, जो तुम्हारा इथीरियम का आने वाला लंदन हार्ड फोक है, वो आई थिंक जुलाई में होने वाला है, जो कि अभी काफ़ी टाइम दूर है। दूसरी बात, ये जो होता है ना हार्ड फोक वगैरह, इसमें भी ऐसा ही नहीं होता कि मन किया और हो गया, इसके अंदर भी माइनर्स की वोट्स वगैरह लगते हैं। अगर जो है वो तुम्हारा माइनर्स जो है वो इसको हार्ड फोक को नहीं होने देते, तो यहाँ पे तुम्हारा हार्ड फोक से तुम्हारी अलग अलग चेन जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, दो अलग अलग चेन्स बन जाएंगी, और तुम्हारी दो अलग अलग करेंसीज बन जाएंगी। जैसे तुम्हारा पहले इथीरियम क्लासिक और इथीरियम नॉर्मल जो तुम्हारा इथीरियम है, वो जो है वो क्रिएट हो गए थे। और जो लोग क्रिप्टो में हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ को कि हार्ड फोक से मतलब ये होता है कि एक करेंसी से फिर तुम्हारी, ऐसा समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, कि एक करेंसी से दो करेंसी बन गई, ठीक है। अब हो सकता है उनमें से एक करेंसी माइनेबल हो तुम्हारी और एक ना हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जो है वो सबका सब जो है वो इथीरियम या हार्ड फोक से सॉल्व हो जाए, नहीं। फ्यूचर में जाके वो डिपेंड करता है कि माइनर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उनका सीन बनता है, और किस हिसाब से सब कुछ चलता है, वो फ्यूचर में उसके ऊपर है। बस बात चल रही है कि इथीरियम जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है, अभी इसमें डिले भी हो सकते हैं। पहले भी ये चीज़ होने वाली थी लेकिन डिले हो गई थी, ठीक है। और तब से ये डिले होती हुई आ रही है, तो चांसेस हैं कि अभी भी डिले हो जाए। अगेन मैं चाहूँगा कि ये जल्दी हो जाए, बट चांसेस हैं कि डिले हो जाए, ठीक है। और ये सब चीज़ें ऐसे ही होता नहीं है कि किसी बंदे ने बटन दबाया और जो है वो इथीरियम में माइनिंग बंद हो गई, अब जो है वो बंदे ग्राफिक कार्ड बेचेंगे। इतनी आसानी से नहीं होता ये, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि जो है तुम्हारी चेन स्प्लिट भी हो सकती है। और अगेन जैसे कि मैंने बोला, अगर इथीरियम माइनेबल नहीं रहता, तो जिस हिसाब से आजकल अभी तुम्हारा क्रिप्टो का मार्केट बूम हो रहा है, कई करेंसीज और हैं जिनको तुम माइन कर सकते हो। जी हाँ गाइज, सिर्फ इथीरियम नहीं है जिसको तुम माइन करते हो, कई और करेंसीज है। हाँ, वो इथीरियम जितनी प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, बट अगर वो माइनिंग के लिए प्रॉफिटेबल हैं, जरा भी प्रॉफिटेबल हैं, तो माइनर्स माइन करेंगे। चाहे वो थोड़ा माइन करें, चाहे वो ज़्यादा माइन करें, वो लोग माइन करेंगे। तो अब इतने सारे इश्यूज मैंने तुम्हें बता दिए, और माइनिंग का मैंने तुम्हें बोल दिया कि कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो मतलब तुम मेरे से सवाल पूछोगे कि पीसी वाले भाई आखिर ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग नॉर्मल होंगे तो कब होंगे? भाई कुछ जवाब दो ना। तो मैं तुम्हें ये जवाब दूंगा कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग नॉर्मल होंगे, बट
बट तुम्हें यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला कि भाई माइनिंग अकेला कॉज़ नहीं है तुम्हारा सिर्फ़ ग्राफ़िक कार्ड की प्राइसिंग ऊपर जाने का। तो इवन दो इथेरियम जो है वो अगर भला होता है, अगर सब इंसानों का और सब गेमर्स की दुआएँ लगती है और इथेरियम जिस तरीके से हम बोल रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जो है वो मूव हो जाता है, तो भी वहाँ पे जो है वो तुम्हारी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रहेंगी, तुम्हारी जो है वो कई सारे यहाँ पे जो है मैंने तुम्हें बाकी जो फैक्टर्स बताए थे वो रहेंगे। हाँ, अभी जितने नहीं रहेंगे, प्राइस जो है वो अभी जितनी नहीं रहेंगी जितनी हाई अभी चल रही है, थोड़ी बहुत लो आ जाएंगी, बट एकदम तुम्हें जो एमएसआरपी पे देखने को मिलता है ना ग्राफिक कार्ड, तुम्हें वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि माइनिंग अकेला इशू नहीं है। दूसरी बात, माइनिंग के जो सेकंड हैंड वाले तुम सोच रहे होंगे कि ग्राफिक कार्ड मार्केट में आएंगे, वो चांसेस हैं कि मार्केट में आए, बट अगेन वो मैंने बाकी चीज़ों पे भी तुम्हें बोला कि बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि अगेन तुम्हारी जो है वो अगेन माइनर जो है वो बाकी करेंसीज माइन करते हैं नहीं करते हैं, क्या बाकी करेंसीज उस वक्त प्रॉफिटेबल रहती है नहीं रहती है, क्रिप्टो मार्केट किस तरफ मूव करता है ऊपर नीचे, और बाकी करेंसीज किस तरफ मूव करती हैं ऊपर नीचे, उन सब चीज़ों पर भी वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। हो सकता है आप सेकंड हैंड ग्राफिक के लिए वेट कर रहे हो, बट कोई और कॉइन है कि हाल फिलहाल में पीछे जो है वो मोनेरो और तुम्हारा रेवन कॉइन और पता नहीं कितने कितने कॉइन्स थे जो अगेन अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो गए थे, इवन इथीरियम से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गए थे। तो चांसेस हैं कि वो जो है वो फिर से ऐसा कुछ सीन हो और माइनर्स उनको माइन करना चालू कर दे। ऑल्दो इथीरियम एक मेजर करेंसी है, ज़्यादातर लोग उसी को माइन करना प्रीफर करते हैं, बट माइनर्स यही चाहेंगे कि उनके पास जो ग्राफिक कार्ड आया है अभी एटलीस्ट उसका पैसा वो लोग कम से कम निकाल दें और फिर उसको ग्राफिक कार्ड मार्केट में बेचें। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखने वाली है कि एनवीडिया कभी नहीं चाहेगा कि माइनिंग जो है वो एक तरीके से रुके, बिकॉज अगर माइनिंग रुकती है तो एनवीडिया जो है वो अगेन एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड बल्क में ना माइनर्स खरीदते हैं और एनवीडिया से गेमर्स तो एक एक ग्राफिक कार्ड ही ले पाएंगे, तो माइनर्स को बेचना चाहेगा ना एनवीडिया, तो एनवीडिया के पहली बात तो इतना बड़ा कस्टमर माइनर्स वो जो है वो चले गए। दूसरी बात, जब सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड मार्केट में आएंगे तो एनवीडिया को डायरेक्टली नुकसान होगा, बिकॉज आप लोग क्या बाय करोगे, फर्स्ट हैंड ग्राफिक कार्ड या एक हाफ रेट में मिलने वाला ग्राफिक कार्ड? मोस्ट लोग जो है वो एक सस्ते में मिलने वाले 3080 की तरफ जाएंगे बजाय एक ब्रांड न्यू 3060 खरीदने की जगह, ठीक है। और इसमें एनवीडिया को तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब माइनर ने सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बेचा, उसमें एनवीडिया को क्या प्रॉफिट हुआ? अगर माइनर ग्राफिक कार्ड नहीं बेचता तो वो बंदा बेचारा 3060 या तो कोई 3070 जैसा कार्ड लेता है ना, और एनवीडिया उससे पैसा कमाता, लेकिन नहीं, अब उसने सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड ले लिया। तो एनवीडिया ये चाहेगा कि जो है आप लोग ना बाय कर पाओ सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। और यही रोकने के लिए, यही चीज़ करने के लिए एनवीडिया जो है वो माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड निकाल रहा है। एनवीडिया बोल रहा है कि 3080 Ti के अंदर जो है वो माइनिंग नहीं होगी, एनवीडिया सब इसी चीज़ों के लिए कर रहा है ये सब, और सप्लाई की तो वैसे ही शॉर्टेज चल रही है आजकल। तो घूम फिर के तुम्हारी जो प्राइस ग्राफिक कार्ड की जो डाउन होने की बात है, तो जो तुम्हारा साल का एंड है, साल के एंड में अगर सब कुछ सही रहता है तो तुम्हें प्राइसिंग थोड़ी बहुत डाउन देखने को मिलेगी, अभी जितनी हाई नहीं मिलेगी बट थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी, अगर तुम थोड़ा बहुत डाउन चाहते हो तो। अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि भाई ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग नॉर्मल कब होगी, मतलब एमएसआरपी जहाँ पे कुछ भी महंगा नहीं बिक रहा, कुछ नहीं, मतलब एकदम बढ़िया प्राइस पे, नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है, कहीं पे सेल चल रही है, कहीं पे कुछ चल रही है। आजकल तो ग्राफिक कार्ड की सेल का नाम ही मतलब, कुछ सेल के नाम पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, सेल लगती नहीं है ग्राफिक कार्ड की। तो तुम चाहते हो कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाए, खेतों में हरी भरी घास उगे, तुम बाहर जाके खुले में सांस ले पाओ और अच्छा खासा खाना खा पाओ, दोस्तों के साथ मिल पाओ और ग्राफिक कार्ड बाय कर पाओ, ठीक है, अच्छी प्राइस पे, वो अगले साल होगा। और ये एनवीडिया के सीएफओ ने खुद से बोला है, ये स्टेटमेंट तुम देख सकते हो, उन्होंने खुद बोला है कि साल के मतलब अगले साल जो होगा, और अगले साल का मतलब ये नहीं कि जनवरी 1 तारीख शुरू हुई और बस तुम्हें ग्राफिक कार्ड सस्ते मिलने शुरू हुए, मे बी जनवरी नहीं बट मे बी मार्च फरवरी के एंड में, मे बी इस टाइम की फ्रेम के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर घूम फिर के आपके एक क्वेश्चन का आंसर बचता है, वो है कि आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, जिन लोगों का अर्जेंट है, ठीक है, मतलब अभी पीसी चाहिए, गेमिंग करनी है या फिर कुछ काम है कॉलेज का, स्कूल का, प्रोग्रामिंग, जो भी आपको काम करना है, अगर आपको अभी पीसी चाहिए, अर्जेंट है, देन आपके पास 2-3 चॉइसेस हैं। पहला कि महंगी प्राइस में मिल रहा है, खरीद लो, ग्राफिक कार्ड से आप भी माइनिंग कर लो, जितना आपने माइनिंग से पैसा कमा सकते हो कमा लेना, थोड़ा बहुत आपके ग्राफिक कार्ड का जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो निकल जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप किसी प्री बिल्ड की डील के ऊपर जा सकते हो, कोई प्री बिल्ड आपको अच्छी प्राइस में मिल जाए या कुछ ऐसा ही मिल जाए, वो आप ले सकते हो। और मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक लेनोवो का प्री बिल्ड जो है वो डाला भी, अगर आप उसको लेना चाहो तो ले सकते हो, जाके कम्युनिटी टैब चेक करो। तीसरा है लैपटॉप्स, इवन दो लैपटॉप्स भी महंगे हैं, और मैं बोलूँगा नहीं आपको कि बेकार लैपटॉप्स लो, बट अगेन आपको अर्जेंसी है, आपको कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस, प्रोग्रामिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, 3D वर्क या कुछ भी जो आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका एक और ऑप्शन है। ऑल्दो मैं कभी प्री बिल्ड और लैपटॉप सजेस्ट करता नहीं हूँ, बस अभी जो कंडीशंस चल रही हैं उस हिसाब से
ये आपके ऑप्शन है। अगर आपको पीसी चाहिए ही चाहिए, वेट कर सकते हो तो अगला साल भी है। और अगले साल क्या होगा, हो सकता है पैंडेमिक और बढ़ जाए, हो सकता है कुछ और करेंसी निकल जाए, क्रिप्टो करेंसी, हो सकता है कोई और आग लग जाए फैक्ट्री में या कुछ हो जाए, कौन जानता है। पर होप हम यही कर रहे हैं कि अगले साल जो है वो आपको ग्राफिक कार्ड के प्राइस एमएसआरपी पे दिखेंगे अगले साल। इस साल के एंड में थोड़ा बहुत सही मिल सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। सब कुछ सही रहा तो ये होगा, ठीक है। इथीरियम का जो है वो डिले हो गया, जो भी तुम्हारा अपडेट होने वाला है, या फिर और कोई चीज़ें आ जाती हैं, पैंडेमिक और बढ़ जाता है, या फिर किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, कंपोनेंट्स की और शॉर्टेज पड़ जाती है, देन सिचुएशन और बुरी बदतर हो सकती है। पर अगेन सब कुछ सही रहा तो साल के एंड में तुमको थोड़ा नॉर्मलाइज एंड अगले साल एकदम नॉर्मल देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।